हेलो दोस्तों, आज हम एक नए बिंदु के साथ फिर से उपस्थित हैं और आज का हमारा बिंदु जो है वो क्या है? आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका। ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या है? आरबीसी का पूरा नाम क्या है? रेड ब्लड कार्पिल्स होता है। ठीक है, इसका दोस्तों एक नाम और है एरिथ्रोसाइट्स। यानी आरबीसी कहिए, लाल रक्त कोशिका कहिए, रेड ब्लड कार्पिल्स कहिए या एरिथ्रोसाइट्स कहिए, चारों प्रकार के जो नाम है वो केवल आरबीसी का ही होता है। ठीक है ना? तो दोस्तों आज इसके बारे में हमको जानना है और एक बात हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं और कभी कभार ऐसे केसेस आते हैं कि कहते हैं रक्त की कमी है। रक्त की कमी होने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी जो है उसी की मात्रा जितनी होनी चाहिए आपके शरीर में, आपके ब्लड में, उतनी नहीं होती है। अर्थात पूरा ये निर्भर करता है कि आरबीसी सामान्य रूप से आपके शरीर में है अथवा नहीं है, उसी के आधार पर हम कहते हैं रक्त की कमी है अथवा नहीं है। ठीक है ना? तो अब चलिए दोस्तों, इसका पहला बिंदु आज हम लेते हैं, क्या है? आकार। तो देखिए, केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर यह दो आकार की पाई जाती है। कौन? एक है उभयावतल। उभयावतल का मतलब होता है कि जिन रक्त कोशिकाओं में अर्थात आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो दोनों तरफ से बीच सेंटर में दबी हुई होती है। जैसे हम समझ लें कि ये एक कोशिका है, आरबीसी है, आरबीसी है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट, क्योंकि केंद्रक जब है ही नहीं तो दोनों तरफ से सेंटर इसका दबा हुआ है, बीच का भाग जो है दबा हुआ है, तो इसलिए ये कैसा है? उभयावतल है। अर्थात दोनों साइड, दोनों तरफ के जो पृष्ठ है इसके दबे हुए हैं। ठीक है ना? तो अब किनमें नहीं पाया जाता है, तो आपको बता देते हैं कि जो स्तनधारियों में ऊंट लामा को छोड़ दिया जाए तो शेष स्तनधारियों में जो लाल रक्त कोशिका होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। यानी स्तनधारियों में लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, केवल ऊंट और लामा को छोड़ दिया जाए। ठीक है ना? इन दोनों में पाया जाता है। तो ये तो बात हो गई उभयतल की। फिर दूसरा क्या? उभयोत्तल। उभयोत्तल का मतलब दोनों तरफ से उभरा हुआ। ठीक है ना? दोनों पृष्ठ कैसे हो? उभरे हुए हो। तो ये कब होता है? जब किसी भी कोशिका में केंद्रक उपस्थित होगा। तो उपस्थित होने की वजह से ये दोनों साइड ऐसे हो उभार युक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो आकार होता है वो क्या कहलाता है? उभयोत्तल कहलाता है। और ये तब होता है जब केंद्रक उपस्थित होता है। तो अभी जैसे बात किया कि जिन जिन प्राणियों में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता तो उसमें से स्तनधारी आते हैं, ऊंट लामा को छोड़कर। अब यदि ये बात करें कि आरबीसी में किसमें केंद्रक पाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मत्स्य से लेकर के और सरीसृप तक, मत्स्य से लेकर के पक्षियों तक, यानी मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, ठीक है ना, और पक्षी, इन सब की जो लाल रक्त कोशिका होती है उनमें केंद्रक पाया जाता है। और स्तनधारियों में ऊंट और लाम, ये दो ऐसे प्राणी हैं जिनमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये तो बात हो गई आकार। अच्छा, अब इसका जीवन काल जो होता है, कुल मिलाकर के इसका जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। 120 दिन तक जीवित रहती है, इसके पश्चात ये मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि ब्लड हमारा बनता रहता है और नष्ट भी होता रहता है। ब्लड बनने का मतलब यह लाल रक्त कोशिकाएं बनती है और टूटती है। तो 120 दिन तक इनका जीवन काल है, इसके बाद समाप्त हो जाती हैं और नई फिर से बनती रहती है। तो हर रोज हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं बनती भी रहती है, टूटती भी रहती है। फिर इनके व्यास की यदि बात करें तो इनका व्यास कितना होता है? सामान्य रूप से 7.2 माइक्रोन से लेकर के 7.5 माइक्रोन तक होता है। इनकी मात्रा कितनी होती है ब्लड में? तो यदि हम देखें तो प्रति घन मिलीलीटर यदि ब्लड में देखें, 1 घन मिलीलीटर जो ब्लड हमारा होता है तो उसमें लगभग 45 से लेकर के 50 लाख तक की संख्या इनकी होती है। यही होती है। इससे कम यदि हुई तो खून की कमी, और अधिक यदि हुई तो एक सामान्य से ज्यादा होना भी एक प्रकार की बीमारी ही होती है। इसकी बात हम अभी किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है ना? फिर इनका जो निर्माण है वो कहाँ होता है? तो इनका निर्माण दो स्थितियों में यानी दो प्रकार से होता है। यानी दो ऐसे अंग हैं, वैसे तो 3 सामान्य रूप से अंग है, लेकिन जन्म के पहले और जन्म के बाद ये दो अलग अलग स्थितियां हैं इसके निर्माण की। तो भ्रूणावस्था अर्थात जन्म के पहले यदि निर्माण की हम बात करेंगे तो यकृत और प्लीहा अर्थात लीवर और स्प्लीन, ये दो ऐसे अंग हैं जहां पर लाल रक्त कणिकाओं का यानी आरबीसी का
भ्रूणावस्था में निर्माण होता है। जन्म के पश्चात इनका निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है, अर्थात जिसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे? अस्थि मज्जा, और अंग्रेजी में कहते हैं बोन मैरो। ठीक है, ये तो बात हो गई निर्माण की, ठीक है ना। अच्छा, निर्माण की जब बात आए तो एक चीज हम यहाँ पे और बताना चाहेंगे। एक हार्मोन निकलता है कहां से? वृक्क से, जिसको कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन जो होता है यह लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। अब आपको ध्यान यहां रखना है कि जो एरिथ्रोपोइटिन होता है तो वह क्या करता है कि जो आरबीसी होती है उसके निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब इसके पश्चात थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इनके परिपक्वता की बात आ जाती है कि इनके परिपक्वता के लिए भी कोई भी ऐसे पदार्थ हैं जो जिम्मेवार हैं। तो जी हाँ, दो ऐसे पदार्थ हैं, एक है विटामिन B12 और दूसरा है फोलिक एसिड। आपने देखा होगा कि जब भी आपको आयरन टॉनिक दी जाती है तो खून की कमी के कारण ही दी जाती है। दूसरी बात, उसमें लिखा रहता है कोई भी खून बढ़ाने वाला टॉनिक या सिरप आपको जब दिया जाता है तो उसमें दो चीजें ऐड रहती है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड, ये दो चीज उसमें रहता है। तो ये क्यों रहता है ये मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। तो विटामिन B12 जो होता है बहुत महत्वपूर्ण है, ये सामान्य जानकारी है लेकिन है महत्वपूर्ण, कि विटामिन B12 जो होता है और फोलिक अम्ल जो होता है यह आरबीसी की परिपक्वता को नियंत्रित करते हैं। फिर से इस बात को ध्यान रख लेना है कि जो विटामिन B12 होता है और फोलिक अम्ल होता है, ये दोनों जो होते हैं यह आरबीसी की जो परिपक्वता होती है, मैच्योरेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको नियंत्रित करते हैं। इसीलिए जब इनकी कमी हो जाती है विटामिन B12 की और फोलिक अम्ल की, तो आपके शरीर में रक्ताल्पता यानी एनीमिया की समस्या हो जाती है। अर्थात जो डॉक्टर ये लिखता है, एडवाइस करता है इस प्रकार से सिरप को, इसका मतलब ये हुआ कि आपके शरीर में इन विटामिन की और फोलिक अम्ल की कमी हो गई है, जिसकी वजह से रक्त की कमी आपके शरीर में हो रही है। अर्थात आरबीसी के निर्माण की जो क्रिया है, परिपक्वता है, वो कम हो रही है, ठीक है ना। ये बातें हो गई। अब एक चीज हम आपको यहाँ पे और बताना चाहिए कि जब ऐसा हालांकि देखने को कम मिलता है कि जब आरबीसी की संख्या मनुष्य के रक्त में ज्यादा हो, है ना, सामान्य से थोड़ी ज्यादा होगी तो चल जाएगा, परंतु जब ज्यादा हो जाए, सामान्य से बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे हम 45 से 50 लाख इसके बीच में ही होनी चाहिए, तो 55 लाख तक हम मान सकते हैं कि सामान्य नहीं माना जा सकता, लेकिन उससे अधिक यदि हो गई तो एक समस्या उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। ये भी ध्यान आपको रखना है कि सामान्य से अधिक यदि आरबीसी रक्त में हो गई तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया। और सामान्य से कम हो गई यानी 40 से भी कम आ गई, 40 लाख प्रति घन मिलीमीटर से यदि कम हो गई तो एनीमिया की समस्या होती है। ये ध्यान रखना है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन चीजों को, इन प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये तो बात हो गई इनके निर्माण, इनके परिपक्वता से संबंधित। अब अगले बिंदु पे चलते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रुधिर बैंक निम्नलिखित में से किस अंग को कहा जाता है? तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन होता है स्प्लीन या प्लीहा। प्लीहा, इसी को तिल्ली भी बोलते हैं, तीन नाम इसके हैं, तिल्ली कहिए, स्प्लीन कहिए या प्लीहा कहिए। तो प्लीहा, प्लीहा या स्प्लीन, स्प्लीन, स्प्लीन या इसी को हम क्या कहते हैं? तिल्ली, ठीक है। तीन नाम इसके हैं। तो ये जो होता है ये क्या होता है? रुधिर बैंक होता है। क्यों क्यों रुधिर बैंक इसको कहते हैं? क्योंकि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जब होता है, ठीक है ना, और परिपक्वन होता रहता है, उसी समय पर जो इनकी अधिक मात्रा होती है, यानी जो ब्लड की सामान्य मात्रा उससे अधिक जो इनका निर्माण होता है, तो निर्माण होने के पश्चात इनको रखा कहा जाता है, स्टोरेज कहाँ किया जाता है? तो प्लीहा में इनको रखा जाता है। यानी लाल रक्त कणिकाओं को यानी आरबीसी को कहाँ रखा जाता है? प्लीहा में। इनका निर्माण हो, इनको रखा कहा जाता है? प्लीहा में, और वहां से ये ब्लड में पूरे सप्लाई होते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे ब्लड में कमी आती है तो वैसे वैसे इनको क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है ब्लड में। तो स्टोरेज कहाँ होता है? प्लीहा में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रुधिर बैंक कहा जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे और हम कहेंगे कि चूंकि
जो आरबीसी है इसका बैंक तो प्लीहा है, लेकिन प्लीहा इनका कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है ना। यानी प्लीहा जो है तो आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मरने के बाद भी इनका स्टोरेज कहाँ हो रहा है? प्लीहा में ही हो रहा है, स्प्लीन में भी हो रहा है। तो दोनों प्रकार के प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है। और एक तो है कि रुधिर बैंक, ब्लड बैंक, तो प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली, कुछ भी लिखिए, कोई भी ऑप्शन आ सकता है। और इसी प्रकार से कि रक्त का कब्रिस्तान या लाल रक्त कणिकाओं का, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन ही होगा। तो स्प्लीन दोनों के लिए होता है, इस बात को ध्यान रखना है। और ये इसको कब्रिस्तान क्यों कहते हैं? क्योंकि मरने के पश्चात, यानी चूंकि इनकी अवधि है 120 दिन तक जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे, इसके पश्चात मरेंगे, तो मरने के पश्चात स्टोरेज कहाँ होते नहीं है? तो ये चले जाते हैं कहाँ? स्प्लीन। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है कि यह कब्रिस्तान, ठीक है। अब एक आखिरी जो बिंदु है रुधिर लयन, ठीक है ना। रुधिर लयन क्या चीज है? अब रुधिर लयन का क्या मतलब होता है कि जो लाल रक्त कणिकाएं मृत्यु को प्राप्त होती है, मरती है, डेड होती है, तो ऐसी स्थिति में इनसे हीमोग्लोबिन बाहर निकलता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन बाहर निकलेगा, तो इस प्रकार से आरबीसी से हीमोग्लोबिन का बाहर निकलना ही रुधिर लयन है, ठीक है ना। इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी मृत्यु हुई और उसमें से हीमोग्लोबिन बाहर, ठीक है ना। और फिर इस प्रक्रिया में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में से हीम जो होता है, लोहा अलग हो गया, और फिर इसके पश्चात एक रंजक बनता है, ठीक है ना। उससे क्या बनता है? एक रंजक बनता है जिसको कहते हैं बिलिरूबिन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बिलिरूबिन, ठीक है। तो लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी के मृत्यु के पश्चात बिलिरूबिन वर्णक बनता है। कहां से? जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जब उससे अलग होता है तो बिलिरूबिन वर्णक बनता है, और यही बिलिरूबिन वर्णक जो होता है यकृत के द्वारा अलग करके और पित्त रस के साथ मिलाकर के हमारी आंतों में पहुंचा दिया जाता है, जहां से हमारे मल के द्वारा और मल के पश्चात मल और जो आपका यूरिन होता है उसके द्वारा इसको शरीर से बाहर किया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो आरबीसी होता है, आरबीसी के नष्ट होने के पश्चात बिलिरूबिन वर्णक बनता है। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आरबीसी के मृत्यु के पश्चात, मरने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बनता है? तो आपको ध्यान रखना है बिलिरूबिन वर्णक बनता है। तो दोस्तों आरबीसी से संबंधित महत्वपूर्ण जो बिंदु थे और जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित थे, ऐसे अनेकों प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में अभी तक पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए इसका हर एक बिंदु बिना स्किप किए हुए देखना है, आपको समझना है। और यदि किसी प्रकार की और समस्या आती है, आपको कुछ और समझना है, तो हमें कमेंट करें। ये हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।